हेलो दोस्तों, आज हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट सेक्शन के एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक वेटलैंड या आर्द्र भूमि पर वीडियो लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के वीडियो में खास बात यह है कि हम प्रीवियस ईयर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वेटलैंड से आए हुए उसको कवर करते हुए चलेंगे। देखेंगे कि अपडेटेड डेटा से प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वेटलैंड के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होने वाली है, पर बहुत कुछ जानने और सीखने को भी मिलेगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। माई एकेडमी टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम जिन टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसमें हम वेटलैंड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ वेटलैंड, रीसेंट स्टेटस, रामसर साइट जो इंडिया में है उसमें अभी लेटेस्ट क्या एडिशन हुआ है, वेटलैंड के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, उसको क्या थ्रेट है, रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017 के बारे में जानेंगे, कंप्लीट जो लिस्ट है रामसर साइट जो भारत में है उसको कंप्लीट लिस्ट को देखेंगे, और हर एक टॉपिक पर जो प्रीवियस ईयर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी देखते हुए चलेंगे, ताकि हमको एक अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हमको कैसे इन टॉपिक्स को डील करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि आखिर वेटलैंड होते क्या हैं। तो सबसे सिंपल साधारण शब्दों में अगर बात करें तो वेटलैंड मतलब ऐसा लैंड जो वेट हो, ऐसी भूमि जिस पे आर्द्रता बनी हो। थोड़ा सा और गहरे शब्दों में अगर हम बात करें तो इसका मतलब जहां पर जो वाटर है, जो पानी है, वो एक प्राइमरी फैक्टर कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट, जो भी उसका वातावरण है और एसोसिएटेड लाइफ फॉर्म है उसको कंट्रोल करने का प्राइमरी फैक्टर वहां पर क्या हो जाता है, पानी, वाटर हो जाता है। और कहां पर वो वाटर, नियर द सरफेस ऑफ द लैंड, जहां पर जमीन की जो सतह होती है उसके नजदीक में जो जमीन होता है वो पानी से कवर हो। तो पहले स्लाइड में हमने क्या समझा कि वेटलैंड किससे संबंधित होता है, ये पानी से संबंधित होता है। यहाँ पर पानी प्राइमरी फैक्टर हो जाता है, और वो पानी कहाँ पर मौजूद होता है, जमीन के नजदीक में, और जो जमीन होता है वो पानी से कवर होता है। वो जो पानी होता है वो एसोसिएटेड एनवायरनमेंट एंड लाइफ फॉर्म उस सभी को कंट्रोल करता है। थोड़ा सा इस डेफिनेशन को और अब गहराई में समझते हैं तो एक वाइड स्प्रेड डेफिनेशन जो काफ़ी चर्चा में रहती है कि जो लैंड, कौन सा लैंड, ट्रांजिशन जो जोन बन जाता है। कैसा ट्रांजिशन जोन, टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन और एक्वेटिक जो जलीय है, इसके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है वो वेटलैंड का इकोसिस्टम बनता है। यहाँ पर एक नई बात सामने आती, कैसा, शैलो वाटर, छिछला पानी। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्या समझा, पहली स्लाइड में वाटर प्राइमरी फैक्टर होता है कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट एंड एसोसिएटेड लाइफ फॉर्म। दूसरी स्लाइड में हमने क्या समझा, कैसा वाटर होना चाहिए, शैलो होना चाहिए, और एक ट्रांजिशन जोन की तरीके से काम करता है। चलिए, अब हम रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड पर हुआ तो उसके अनुसार वेटलैंड की क्या परिभाषा समझते हैं। दोस्तों, रामसर कन्वेंशन के बारे में भी हम अभी आगे समझेंगे आगे की स्लाइड में। यहाँ पर हम सिर्फ अभी आर्द्र भूमि की परिभाषा, आर्द्र भूमि क्या होती है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो रामसर जो कन्वेंशन हुआ था उसके आर्टिकल 1.1 के अनुसार वेटलैंड क्या होता है, ऐसे स्थान जो मार्श, दलदल, फेन, पीटलैंड और वाटर, बेसिकली ये जो सारे टर्मिनोलॉजी हैं ये दलदलीय भूमि होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, जहां पर मुख्यतः पानी रहता है, जिसकी वजह से, अच्छा, वो पानी कैसा हो सकता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल, परमानेंट हो सकता है, हर समय वो मौजूद हो सकता है, या टेम्परेरी भी हो सकता है। और साथ ही साथ में आगे और उसको डिटेल में बताया गया कि स्टैटिक, रुका हुआ पानी हो सकता है या बहता हुआ पानी हो सकता है, मीठा पानी हो सकता है या नमकीन पानी भी हो सकता है, मरीन वाटर, समुद्र का भी पानी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई गई है रामसर कन्वेंशन पे कि वो जो पानी जिस स्थान पर मौजूद होता है वहां पर लो टाइड होने की अवस्था में, वो जो लो टाइड होता है वो 6 मीटर से ऊपर लो टाइड नहीं होना चाहिए। कितने से ऊपर नहीं होना चाहिए, 6 मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। तब
वो जो एरिया है उसको क्या कहलाएगा, वो एरिया कहलाएगा वेटलैंड या आर्द्र भूमि उसको हम कहेंगे। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं, थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस अभी तक आर्द्र भूमि या वेटलैंड के बारे में जो भी बातें कही गई वो आप तक समझ में आई होंगी। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया सवाल है कि जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी होती है जो प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क, वो किसके संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क वो प्रोवाइड करता है? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? टाइगर, ट्रेडिशनल सीड, ट्राइबल लैंग्वेज और वेटलैंड। अभी जस्ट हम देख ही रहे वेटलैंड के बारे में। आगे सीएपीएफ 2016 में सेम सवाल थोड़ी सी भाषा बदल के पूछा जाता है। रामसर कन्वेंशन टू विच इंडिया इज सिग्नेटरी इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ, तो अभी हमने देखा ही आर्द्र भूमि या वेटलैंड। यूपी आरओआरओरी एग्जाम 2016 के प्रीलिम्स में भी यही सवाल पूछा जाता है कि जो रामसर कन्वेंशन है किससे संबंधित है? सही जवाब आर्द्र भूमि संरक्षण। इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से अभी तक हमने जो भी परिभाषा देखी उसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझते हैं। दोस्तों देखिए, ये ट्रांजिशन जोन है। इधर एक तरफ होता है टेरेस्ट्रियल सिस्टम जो जमीन पे है, इधर ये एक्वेटिक या जलीय सिस्टम हो गया, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, और इसके बीच का एक ट्रांजिशन जोन ये वेटलैंड है। देखिए ये ऊंचाई पर है, यहाँ पर पानी हो गया, सॉइल हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, सब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं हवा, पानी इत्यादि के माध्यम से। और अगर ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर ये नहीं होगा तो ये सीधे ये निकल के कहाँ चल जाएंगे? समुद्र में मिल जाएंगे, वेस्ट हो जाते हैं। बट ये यहाँ पर एक बैरियर हो जाता है जिससे अब ये यहाँ पर पानी हो गया, न्यूट्रिएंट हो गए, सॉइल से इनरिच्ड जो भी फ्लो होती है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। इससे क्या होता है? अब ये एक हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया तैयार हो जाता है और यही वेटलैंड कहलाता है। यहाँ पर पानी मौजूद होता है। देखिए पानी यहाँ से भी इस पे आ जाता है, ऊपर से जब रन ऑफ होता है, और जब यहाँ से हाई टाइड की कंडीशन होती है तो ये यहाँ से भी पानी हो सकता है। अब जो वेटलैंड है, यहाँ की जो हाइड्रोलॉजी है, पानी की मौजूदगी जो यहाँ पर है, परमानेंट भी ये पानी से वो परमानेंट यहाँ पे डूबा हो सकता है या आंशिक या कभी कभी भी डूबा हो सकता है। बायोजियोकेमिकल रोल की अगर हम बात करें, बायोजियोकेमिकल वैसे होता क्या है, तो सिंपल अगर हम बात करें तो जो मूवमेंट, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसका जो मूवमेंट या जो दूसरे एलिमेंट होते हैं किसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में जो उनका मूवमेंट होता है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, उसको आप देख सकते हैं। मोटे मोटा जो भी जीवित चीज़ें होती हैं, उसके अलावा जो एबायोटिक फैक्टर में जो भी जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, इनके बीच का जो एक्सचेंज होता है इसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। इसमें मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। तो ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, यहाँ से ये सोर्सेज की उत्पत्ति होती है। ये सिर्फ सोर्स की तरीके से काम करता है। और जो एक्वेटिक होता है वो इसको अवशोषित कर लेता है, वो सिर्फ इसके सिंक की तरीके से काम करता है। बट जो ये वेटलैंड होता है, जो आर्द्र भूमि होती है, वो इसको सोर्स की तरीके से भी काम करता है, यहाँ से उत्पत्ति भी होती है, इसको अवशोषित भी करता है, और ट्रांसफॉर्मर, इसको ये टेरेस्ट्रियल से यहाँ पर आता है और यहाँ से ये एक्वेटिक में भी जा सकता है। तो ये ट्रांसफार्मर की तरीके से भी काम करता है। प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता की जब हम बात करते हैं तो जो टेरेस्ट्रियल सिस्टम होता है उसकी उत्पादकता लो से मीडियम होती है और एक्वेटिक सिस्टम की सामान्यतः लो रहती है। बट जो वेटलैंड होते हैं, जो आर्द्र भूमि होते हैं, अभी हमने देखा कि हर जगह से न्यूट्रिएंट इसमें आ रहे हैं, तो इनकी उत्पादकता होती है वो सामान्यतः काफी ज्यादा होती है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड के टाइप्स, प्रकार। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोस्टल वेटलैंड की बात करें या तटीय आर्द्र भूमि की बात करें। देखिए ये समुद्र है और ये जमीन है, तो यहां पर पानी आता है, कभी लहरों के माध्यम से, कभी अन्य दूसरे माध्यम से पानी आ तो जाता है जमीन पर वापस नहीं जा पाता है, रुक जाता है थोड़ा पानी। तो ये नमी वाला पूरा एरिया तैयार हो जाता है जहां पर पानी रुक जाता है। कई बार ये काफी बड़ा एरिया भी तैयार हो जाता है, तो ये कोस्टल वेटलैंड कहलाता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरे टाइप की बात करें तो छिछले तालाब और झील हो गई, ये भी वेटलैंड के प्रकार होते हैं। यहाँ पर चाहे परमानेंटली हो
या टेम्परेरी हो, पानी अगर रुकता है तो ये भी वेटलैंड कहलाता है। आगे हम बात करें तो मार्शेज या दलदल। मार्शेज और स्वैम्प में क्या दलदल दोनों होते हैं, अंतर क्या होता है? जो मार्शेज होते हैं यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है यहाँ पर ये नॉन वुडी होता है, खरपतवार ही यहाँ पर होते हैं, बल्कि जो स्वैम्प्स होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पेड़ जो वुडी वेजिटेशन होता है, ट्रीज एंड श्रब्स होते हैं। तो ये अंतर होता है मार्शेज और स्वैम्प्स में, और ये दोनों ही प्रकार हो जाते हैं आर्द्र भूमि के। दोस्तों यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी हिंदी वर्ड है वो मैंने गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया, तो वहाँ पर मार्शेज, स्वैम्प्स और बॉक्स तीनों के लिए एक ही शब्द मुझे मिला, दलदल। तो अगर आप में से कोई इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड जानता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको मैं वीडियो में अपडेट कर दूंगा। आगे बात करते हैं बॉक्स। बॉक्स क्या होता है? कई बार ज़मीन पे ऐसे गड्ढे हो जाते हैं, कई कारणों से हो सकता है, ज़मीन फट सकती है, वो गड्ढा हो जाता है। कई बार जो भी तालाब या कुछ यहाँ पर पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, वो सूखने की वजह से जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो गड्ढे हो जाते हैं। तो अन्य नाना प्रकार, कई बहुत सारे प्रकार से यहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, तो ये बॉक्स कहलाते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है वो बॉक्स बनने के? जो बरसात का पानी होता है तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, गड्ढे में पानी चला जाता है और वहाँ से एक पूरा एक इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो जाता है। तो ये भी आर्द्र भूमि का एक प्रकार हो जाता है। आगे हम बात करें एस्चुरीज या ज्वार नदमुख की, तो जो नदी होती है वो समुद्र में मिलने से पहले वो कई ब्रांचेस में बट जाती है और ये पूरा एरिया यहाँ पर नमी हो जाता है। पूरा एरिया एक रिच बायोडाइवर्सिटी का मिक्सचर यहाँ पर तैयार हो जाता है, क्योंकि ये देखिए ये फ्रेश वाटर या मीठा पानी होता है, यहाँ पर सलाइन वाटर होता है। और जो ट्रांजिशन जोन अक्सर या ज़्यादातर जो भी ट्रांजिशन जोन हम देखेंगे वो इनरिच्ड बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो ज्वारनदमुख होते हैं ये भी वेटलैंड का एक टाइप होते हैं। कुछ क्वेश्चन को अब हम देखते हुए चलते हैं। IAS प्री 2009 में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में लार्जेस्ट इनलैंड, दोस्तों इनलैंड की बात हो रही, कोस्टल की नहीं, इनलैंड की, और सलाइन खारे पानी की बात हो रही है, वो खारे पानी का आर्द्र भूमि इनलैंड किस स्टेट में सबसे बड़ा है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? सही जवाब होगा राजस्थान। और कौन सा है? तो सांभर झील, इसका नाम हमने सुना है। तो ये लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड है। आगे अगर हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ वेटलैंड की, तो दोस्तों ये फरवरी 2022 का ये रिसेंट डेटा इस पे अपडेट हुआ है। भारत में कितने हैं? 49 रामसर साइट हैं और लगभग ये 11 लाख हेक्टेयर की भूमि को कवर करते हैं। दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा भारत में आर्द्र भूमि पाई जाती है। तकरीबन 4.5% भारत का जो लैंड एरिया है वो वेटलैंड में आता है। दुनिया भर की बात करें तो 2400 से ज्यादा वेटलैंड साइट दुनिया भर में इस समय मौजूद हैं। कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है IAS प्री 2012 में पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट है, माफ कीजिएगा ये स्टेटमेंट 2 है, गलती से मैं इसको देख नहीं पाया, एक मैंने ही टाइप कर दिया। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है। बताना है कौन कौन सा इसमें सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों या दोनों ही गलत। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो कंट्री का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो किसके अंतर्गत जो आर्द्र भूमि में आता है वो गुजरात में सबसे ज्यादा है दूसरे राज्यों के मुकाबले। तो ये सही है दोस्तों। हर फैक्ट हम टॉपिक से क्वेश्चन में जरूर नहीं कि जाने, कुछ फैक्ट हम क्वेश्चन के माध्यम से भी सीखते हैं। उसका एग्जांपल ये क्वेश्चन है। तो हमको एक क्या पता चला यहाँ पर कि गुजरात में जो रिकॉर्डेड वेटलैंड एरिया है वो कंपैरिजन टू अदर स्टेट वो सबसे ज्यादा है, ये सही है। दूसरा अगर हम फैक्ट की बात करें तो जो भारत में जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली इनलैंड एरिया ऑफ वेटलैंड। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। उल्टा जो इनलैंड है वो ज्यादा है कोस्टल से, और ये लगभग 7:3 का रेशियो, मतलब तकरीबन 70% के आसपास का जो एरिया वो इनलैंड वेटलैंड कवर करता है और लगभग 30% के आसपास कोस्टल वेटलैंड का एरिया कवर करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1, मतलब ऑप्शन ए।
आगे बात किया गया है कि ये एनडीए और एनए 2019 में ये सवाल पूछा गया है। यहाँ पर टोटल पूछा जा रहा है कि रामसर कंजर्वेशन साइट जो भारत में इनलिस्टेड है वो कितनी है। तो बहरहाल 2019 जब ये प्रश्न पूछा गया था तब इसका सही जवाब था 37, लेकिन आज के समय में टोटल कितना है अभी हमने देख लिया, 49, 49। तो सबसे जो नवीनतम इस लिस्ट में जो जुड़े हैं साइट वो कौन कौन से हैं? 2 साइट सबसे नजदीक में जुड़े हुए हैं 2 जनवरी 2022 को। कौन कौन से? खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? गुजरात में है। दूसरा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, जो रीसेंट जो जुड़े होते हैं एग्जाम में पूछने की, इनका काफी हाई चांस होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल भी कर लीजिएगा। इन शॉर्ट अगर बात करें तो जो खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पर माइग्रेटरी जो बर्ड स्पीशीज होते हैं वो सर्दियों के समय में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। एक और खास बात यहाँ पर है, यहाँ पर मीठा पानी और जो कोस्टल सलाइन वाटर मार्शलैंड है ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलता है, इसलिए ये हाईली बायोडाइवर्सिफाइड एरिया बन जाता है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये गोरखपुर के पास में है, बखीरा ताल के नाम से भी जाना जाता है। राप्ती नदी के पास में ये बेसिकली ये भी बर्ड सेंचुरी वहाँ पर है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा और गूगल करके इसको देखिएगा, एग्जाम में इनके बारे में कुछ और पूछा जा सकता है। 47वां जो रामसर साइट भारत में था जो दिसंबर 2021 में जुड़ा था वो कौन सा था? हैदरपुर वेटलैंड, उत्तर प्रदेश का। और पिछले साल 4 और जोड़े गए थे, सुल्तानपुर हरियाणा का, बिंदवास वाइल्ड लाइफ हरियाणा, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात और वाधवाना वेटलैंड गुजरात से। इन 7 के बारे में जरूर गूगल करके और भी क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। आइए आगे हम बात करते हैं वेटलैंड के इंपॉर्टेंस की, ये क्यों इतने महत्वपूर्ण है वेटलैंड। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं और जो दुनिया भर में जो मत्स्य पालन होता है वो 2/3 वेटलैंड या आर्द्र भूमि में ही होता है। साथ ही साथ में जो वेटलैंड है वो पारिस्थितिकी जो वाटरशेड जो एरियाज होते हैं उसके में काफी इंटीग्रेटेड इसका रोल रहता है। कॉम्बिनेशन जो वहां पर अभी हमने देखा था जब उस चित्र में रिवर से, लैंड से और नीचे साइड में सी से, दोनों तरफ से जो न्यूट्रिएंट हैं, वाटर हैं, वो वेटलैंड में जाते हैं, तो एक हाई जोन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर हो जाते हैं जिससे कि हाईली डाइवर्सिफाइड यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एरिया यहाँ पर हो जाता है। इनरिच्ड न्यूट्रिएंट यहाँ पर रहते हैं, ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में ये काफ़ी सहयोग हो जाता है इससे, और एक फूड वेब ये यहाँ तैयार करते हैं जिससे कि कई तरीके के फिशेज, एम्फीबियन और इंसेक्ट्स की स्पेशीज वहाँ पर ग्रो करती है। और जब ये सारे ग्रो करेंगी तो इन पर डिपेंडेंट होने वाली दूसरे तरीके की स्पेशीज वहाँ पर आती है और ग्रो करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड की, तो जो माइक्रोब्स, प्लांट और वाइल्ड लाइफ है वो ग्लोबल जो न्यूट्रिएंट साइकिल या ग्लोबल जो साइकिल होता है, चाहे वो वाटर साइकिल हो, नाइट्रोजन साइकिल हो, सल्फर साइकिल हो, उसका पार्ट ये बनता है। साथ ही साथ में दोस्तों जो वेटलैंड होता है वो कार्बन सिंक की तरीके से काम करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में जब ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, तो जो वेटलैंड होता है वो कार्बन को स्टोर करता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो जो वेटलैंड होता है एक नेचुरल बैरियर की तरीके से काम करता है जो कि रोकता है जो सरफेस वाटर होते हैं, बारिश का पानी हो गया, जो बर्फ पिघलती है उनको ये रोकता है, उनकी रफ्तार को धीमा करता है। और साथ ही में जो वेजिटेशन वहाँ पे जो प्लांट हो गए, जो खरपतवार हो गए, मैंग्रोव्स इत्यादि जो भी वहाँ पर जमते हैं, उसकी वजह से जो सॉइल इरोजन होता है उसको ये काफ़ी कम कर देता है। और जो नेचुरल डिजास्टर, स्टॉर्म हो गए या कभी सुनामी टाइप की जो भी चीज़ें इस तरीके से हाई टाइड वाली कुछ भी जो हजार्डस घटनाएं होती उसके भी गति में ये लगाम लगाते हैं।
इसीलिए ये जो ह्यूमन और जो हमारे प्लेनेट की जो लाइफ है सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। खास बात ये कि लगभग दुनिया के 40% जो भी स्पेशीज हैं ये वेटलैंड में ही रहते हैं और यहीं पर ये ग्रो करते हैं, ब्रीड यहाँ पर करते हैं। एरिया अभी हमने देखा था कि ये काफ़ी कम एरिया, अगर हम टोटल जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो जो वेटलैंड फैले हैं वो काफ़ी कम एरिया में है, बट उस पर डिपेंडेंट अगर हम स्पेशीज के कंसंट्रेशन की बात करें तो काफ़ी हाई कंसंट्रेशन 40% के आसपास इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इससे हमको वेटलैंड के इम्पोर्टेंस का पता लगता है। साथ ही साथ में जो वेटलैंड जो आर्द्र भूमि होती है ये खाना, रॉ मटेरियल, जेनेटिक सोर्सेज, मेडिसिन, हाइड्रो पावर, इन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स बन के उभरता है। इसके बाद में बात करें तो ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल्चरल स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे खास बात है कि ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है जिससे कि वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ सस्टेन कर पाती है। और एक खास बात, जो भी आदिम लोग होते हैं, आदिम जनजाति होती है या ऐसे लोग जो भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं अपने लाइफ के लिए, वो वेटलैंड उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज में भी वेटलैंड काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, फॉर एग्जाम्पल फिशिंग इंडस्ट्री। दोस्तों यूपीपीएससी 2012 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र जो एक इकोसिस्टम जो वेटलैंड हो जाता है वो किस तरीके से यूजफुल होता है। पहला ऑप्शन न्यूट्रिएंट रिकवरी और साइकिलिंग के लिए, तो अभी हमने पढ़ा है जस्ट, बिल्कुल होता है। दूसरा रिलीजिंग हैवी मेटल थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, हाँ प्लांट एब्जॉर्व करता है, ये भी सही है। रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सही है, मतलब कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक यहाँ पर चित्र है, कॉमिक्स की तरीके से हम इसको देख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंस वेटलैंड के दर्शाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों यहाँ पर सभी जीव जंतु ही, यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, बट वो कुछ को शहर का दिखाया गया है, कुछ को स्थानीय दिखाया गया है। इनके जो भी संवाद हो रहा है उसके माध्यम से वेटलैंड की इंपॉर्टेंस को बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए पढ़ ही लेते हैं आखिर ये क्या है, हालांकि आप रोक के भी इसको और अच्छे से देख सकते हैं, बट चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर जो भी स्थानीय जो बतख है, ये पेंगुइन है, ये यहाँ पर आता है, ये पूछ रहा है, इनके पास आता है तो देख के आश्चर्य होता है। ये कहता है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि माफ़ करना, हमारा जो शहर है वो बढ़ रहा है, इसलिए हमको ज़्यादा जगह, ज़्यादा फील्ड की ज़रूरत होगी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, जिससे हमारा क्रॉप्स जो एग्रीकल्चर वो सस्टेन करेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से पानी के लिए एक पाइप अपना लगा दे रहे हैं, जो शहर में पानी आपके वेटलैंड से निकाल के हमको शहर में दे देगा। हमको एरिया भी बढ़ जाएगा और हमको पानी की हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ये लोग कहते हैं। अब ये क्या रिएक्ट करते हैं, भैया इनकी तो हालत ख़राब हो जाती है। ये कहते हैं कि अरे अरे हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, यही इकलौता हमारा घर है हमारे पास, आप इसको भी ख़त्म कर रहे हो। अब ये जो है, ये सोचने को, जो ये एक दर्शक की तरीके से जो यहाँ पर है, ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि अरे यार, जो वेटलैंड है यहाँ से मैं भी तो अपना जो खेत है उसको सींचता हूँ, और जो भी जानवर है, जो भी मवेशी मेरे पास है, उनको चरने का ये वेटलैंड जगह प्रोवाइड कराता है। और जब फ्लड, जब बाढ़ आती है तो उसको भी तो ये वेटलैंड जो आर्द्र भूमि, इसको भी तो ये रेगुलेट करता है। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो बात करें, कुछ तो इनकी बातों में दम है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तब मुझे भी तो दिक्कत होगी। अब ये जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये जो टाउन से जो लोग जो पाइप लगाए, उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप ये सोचो कि जो आपके शहरों में जो पानी है उसी को आप रिस्टोर करो, जो भी वेस्ट होता है रिस्टोर कर लो, रीयूज करो, बहने से उसको रोको, रिसाइकिल करो ना, तो कितना आप उस पानी को बचा लोगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि बात तो सही है, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा आप कठिन काम कह रहे हो। अभी और समझाने का प्रयास करता है कि भाई ये समझो कि आप कर सकते हो। क्यों, आपको ऐसा करने के लिए जो आर्द्र भूमि, जो हमारा जो स्थान है रहने का, वो मदद करेगा। साथ में ऐसा यदि आप करते हो तो आपके यूज के लिए भी ज्यादा पानी बचेगा, हमारे लिए यूज के लिए भी ज्यादा पानी बचेगा, और ये जो पूरी वाइल्ड लाइफ है ये और ज्यादा सस्टेन करेगी और ज्यादा ये फ्लरिश करेगी। अब ये जो
जो दर्शक जो ये था ये भी कहता है कि यार भाई जो लोग हैं जो शहर में, वो पानी जो वेस्ट हो रहा है और दूसरा जो वेटलैंड का पानी, उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल, सब्जियां, फूल, पेड़ों को लगाने में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आपको क्या होगा, ज़्यादा मछलियां भी मिलेंगी अगर आप थोड़ा सा वाइज यूज़ इस्तेमाल करो। इस पानी को, हमारे वेटलैंड को बचे रहने दो, तो आपका भी फायदा है अगर वेटलैंड बचता है, नहीं तो आपको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब इनका माथा ठनक गया, अब ये कैलकुलेट करने पे आ गए, भाई फायदा तो बहुत दिख रहा है, अच्छा चलो देखते हैं। तो अब ये कहते हैं कि हाँ भाई बहुत रिजनेबल लग रहा है, सभी लोगों को फायदा है, ये तो विन विन सिचुएशन है। हमारे पास ज़्यादा खाने को होगा, ज़्यादा पानी होगा, और ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ है वो भी ज़्यादा होगा। तो अंतिम में सभी लोग एक गाना वाना गाते हैं और पिक्चर यहाँ पर, या ये स्टोरी ये ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली इस कॉमिकल स्टोरी के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, ये समझाना चाह रहा है कि जो वेटलैंड, जो आर्द्र भूमि होती है, चाहे वो शहरी जीवन हो, ग्रामीण जीवन हो, या आदिम जीवन हो, मनुष्य का जीवन हो, पशु का जीवन हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इसीलिए वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण और वाइज यूज उसका करना बेहद ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं कि वेटलैंड को किन किन चीज़ों से थ्रेट है, खतरा है। तो सबसे बड़ा खतरा वेटलैंड को किससे हो जाता है, अर्बनाइजेशन या नगरीकरण से। जैसे जैसे नगरों का, अभी हमने कार्टून में देखा भी था, नगरों का विस्तार जैसे जैसे होगा, आर्द्र भूमि पर दबाव और उसका संकुचन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, चाहे वो जमीन के लिए हो या पानी के लिए हो। दूसरा, कृषि बढ़ेगी, कृषि पर दबाव बढ़ेगा, तो कृषि पर दबाव बढ़ने से ज़्यादा नहर खोदे जाएंगे, पानी वहाँ से खींचा जाएगा सिंचाई के लिए, और इससे अंतोगत्वा जो हाइड्रोलॉजिकल जो पूरी साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होगी, जो वेटलैंड से जुड़ी होती है, और धीमे धीमे करके जो आर्द्र भूमि होता है उनका संकुचन और नाश होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदूषण की, तो दोस्तों यहाँ पर एक बात हमको पता होना चाहिए कि जो वेटलैंड, जो आर्द्र भूमि होते हैं, वो एक नेचुरल वाटर फिल्टर की तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब हम जो केमिकल फर्टिलाइजर है इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी वहां तक तो जाते हैं ना, पेस्टिसाइड जाते हैं। अब जब ये सब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तब क्या होगा, प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण जब वहां पर जाएगा तो जो भी उसे संबंधित जीव जंतु, जो भी वहां पर वेजिटेशन थे, सबका नाश होगा। और अगर उन सबका नाश होगा, जो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी वेटलैंड की, वो जब खत्म होगी तो धीमे धीमे करके वेटलैंड भी खत्म हो जाएगा। सबसे और इम्पोर्टेंट बात की अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज होता है, ये तो पूरे प्लेनेट सभी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, स्पेशली वेटलैंड के लिए भी। इससे क्या होता है, हवाओं का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जा रहा है, जो पानी, जो बरसात का जो साइकिल होता है उसमें काफ़ी चेंजेस हो गया है। जो भी नेचुरल जो हैजार्डस, चाहे वो तूफान आना हो गया हो, सूखा हो गया हो, कहीं पर बाढ़ आना हो गया, इसकी भी प्रवृत्ति मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। और जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है ये बढ़ जा रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, और इन सारे ही चीज़ों का डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे होता है, वेटलैंड पे भी होता है। वेटलैंड को एक खतरा बन जाता है। आगे तलकर्षण या ड्रेजिंग की बात करें, जिसमें जो नदी होती है उसका जब हम तल को साफ करते हैं, जो मटेरियल वहाँ से कई बार तल को साफ करने के लिए होता है, कई बार वहाँ पर खनन के लिए होता है, मिला जुला के तल जब गहरा हो जाता है तो पानी का लेवल जो आसपास जो वेटलैंड, जैसे अगर ये मान लीजिए ये नदी का पहले इतना था, अब खनन के माध्यम से ये इतना हो गया, तो जो वाटर लेवल यहाँ पे था थोड़ा सा वाटर लेवल नीचे हो गया। इससे क्या हो गया, पहले जो आसपास का जो भी एरिया होता था, इस पानी से यहाँ पर ये नमी बनती थी, पानी वहाँ पर पहुँचता रहता था, तो ये वेटलैंड का जो एरिया रहता था ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा था। बट जैसे तल ये गहरा हो गया, पानी का, नदी का लेवल या जो भी ये वाटर बॉडी है उसका लेवल नीचे हो गया, तो ये जो पानी यहाँ पर जा पा रहा था अब ये नहीं जा पा रहा है। इससे जो वेटलैंड है ये भी सूख सकता है। आगे अगर हम बात करें अपवाहन या ड्रेनिंग की बात करें, तो जैसे हमने अभी उसमें कार्टून में देखा भी था कि कृषि के लिए या वो जो पूरा
वाटर एक लगा के अपना कैनाल से वहाँ से पानी को वो खींच ले रहा है। अभी अलग अलग माध्यम हो जाता है, कभी हम कैनल बना सकते हैं, नाली बना सकते हैं, जिससे हम पानी वेटलैंड से लेके अपने खेतों में या अपने दूसरे इस्तेमाल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो अंतोगत्ता उससे क्या होता है, जो पानी का जो लेवल होता है वो धीमे धीमे कम होते होते वो वेटलैंड पूरा सूख जाता है, आर्द्र भूमि खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो नव स्थापित जाति होती है, इंड्यूस्ड स्पेशीज होती है, हम देख रहे होंगे कि जो रुका हुआ पानी होता है, कई बार उसमें जलकुंभी जैसी स्पेशीज वो बहुत तेजी से ग्रो हो जाती है। इससे क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट, सनलाइट एटसेट्रा को एब्जॉर्व कर लेती है, और जो दूसरे वहाँ पे स्पेशीज होते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, और धीमे 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 करते हुए इसका इल इफेक्ट पड़ता है कंप्लीट इकोसिस्टम पे, और वो खत्म हो जाता है, वेटलैंड खत्म हो जाता है। आगे सैलिनाइजेशन जब बढ़ता है, जब ग्राउंड वाटर को हम ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर लेते, ओवर विड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे सैलिनाइजेशन बढ़ जाता है और इसका दुष्प्रभाव पड़ता है आर्द्र भूमि पर। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं जो कि वेटलैंड, जो आर्द्र भूमि है, उनके कंजर्वेशन, उनके संरक्षण के लिए। तो दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण वैश्विक स्तर पर है वो रामसर कन्वेंशन, रामसर संधि के रूप में सामने आता है। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये 2 फरवरी 1971 में साइन हुआ था। कहाँ पर? ईरान में। रामसर कहाँ पर है? ये देखिए, ये रहा ईरान, ये देखिए, ये ईरान का मैप है, ये कैस्पियन सागर है, और ये बिल्कुल सटा हुआ ये रहा रामसर, ये स्थान हो गया। यही वो स्थान है जहां 1971 में 2 फरवरी को ये कन्वेंशन साइन हुआ था। दोस्तों, रामसर जो कन्वेंशन है ये इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारी संधि है। और ये क्या इसका उपयोगिता है? ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे नेशनल एक्शन और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो सके, जिसका उद्देश्य क्या रहता है कि जो आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण हो सके और बौद्धिक इस्तेमाल हो सके, जिससे कि वो सस्टेनेबल, उसका इकोसिस्टम का यूज और उसका पूरा लाइफ बचा रहे, आने वाली पीढ़ियों तक भी हम वेटलैंड को बचा कर रखें। ये जो रामसर कन्वेंशन है ये दुनिया का एकमात्र ट्रीटी है जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम से डील करता है, पारिस्थितिकी तंत्र से डील करने वाली इकलौती वैश्विक संधि है। यूपीपीएससी मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 2 फरवरी। और अभी हमने देखा कि 2 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि इस दिन ये रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। आगे हम अब देखते हैं कि ये जो 1971 में साइन हो गया था, 1975 में ये फोर्स में आता है। और इसका मिशन की अगर बात करें तो दोस्तों, इसको आप पॉज करके पूरा मिशन पढ़िएगा। मैं यहाँ पर कुछ जो कीवर्ड है सिर्फ उसको डिस्कस करते हुए चलता हूँ। ये किसकी बात करता है? कंजर्वेशन, संरक्षण की बात करता है। वाइस यूज, बौद्धिक इस्तेमाल की बात करता है। किसकी? आर्द्र भूमि की। कैसे? स्थानीय और राष्ट्रीय सहयोग से, राष्ट्रीय एक्शन जो उस पर लिया जाए उससे, साथ ही साथ में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात करता है। और जिससे इन सब से क्या होगा, किसमें मदद मिलेगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो आर्द्र भूमि है उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणीय विकास दुनिया भर में, उसमें मदद मिलेगी। ताकि आज तो हम उनके बेनिफिट का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, पर हमारी जो आने वाली जो नस्लें, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, वो भी उनका वैसे ही उनके बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकें। तो यही इस कन्वेंशन का मिशन है। क्वेश्चन की अगर हम रिलेटेड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये आईएएस प्री 2010 में पूछा गया है। दोस्तों, आईएएस में अक्सर लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि इंडिया इज अ पार्टी टू रामसर कन्वेंशन एंड हैज डिक्लेयर्ड मेनी एरिया एज रामसर साइट। आगे क्या पूछ रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एज टू हाउ वी शुड मेंटेन दी साइट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस कन्वेंशन। मतलब कि रामसर कन्वेंशन के प्रकाश में जो निम्न में से जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें कौन सा सबसे बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कि भारत में जो, चूंकि भारत रामसर कन्वेंशन की एक पार्टी है, सिग्नेटरी है, तो कैसे उसको अपने जो भी रामसर साइट है या जो भी वेटलैंड साइट है उसको कैसे वो मेंटेन करेगा। पहला स्टेटमेंट कीप ऑल, यहां पर कुछ एक्सट्रीम वर्ड को भी मार्क करते हुए चलेंगे ताकि हम क्वेश्चन को कैसे हम डील करते हैं उसमें भी हमको मदद मिलती रहे। तो कीप ऑल द साइट कंप्लीटली इनएक्सेसिबल टू मैन। दोस्तों यहां पर कंप्लीटली इनएक्सेसिबल की बात कर रहा है, एकदम आदमी जो भी मानव जाति है उससे एकदम उसको कट कर दिया जाए, जो वेटलैंड जो आर्द्र भूमि की साइट है, और जब मानव की पहुंच ही वहां तक नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है उनका जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है, क्या ये संभव है? तो ये बिल्कुल अव्यवहारिक बात कही जा रही है, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। अगली बात क्या कही जा रही है कि कंजर्व ऑल द साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड परमिट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन ओनली। मतलब पारिस्थितिकी अप्रोच जो होता है उससे तो कंजर्व हमको करना है, बिल्कुल यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन आगे ये क्या कह दे रहा है कि वहां पर कौन सी गतिविधि, तो सिर्फ टूरिज्म और जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी होता है सिर्फ उन्हीं की परमिशन वहां पर देनी चाहिए। तो भाई जो आदिम जाति या जो और चाहे वो खेती के लिए हो जाए या दूसरे जो अपने मवेशी हैं उनको चराने के लिए, उनके भोजन पानी के लिए हो जाए, उनके लिए जो भी लोग डिपेंडेंसी है उनका क्या होगा? तो ये भी स्टेटमेंट हो जाता है गलत। आगे क्या बात कर रहा है? कंजर्व ऑल द साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कुछ समय तक उसको बिल्कुल कट कर देना चाहिए, कुछ समय के लिए एकदम कोई उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, और विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड स्पेसिफिक पीरियड फॉर ईच साइड। हर एक साइट जो वेटलैंड की है उसके लिए बिल्कुल अलग से नियम, अलग से क्राइटेरिया बना के उसको कट ऑफ कर दे, कुछ दिन के लिए एकदम बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए, उसमें मानव हस्तक्षेप बिल्कुल ना होने पाए, ताकि भविष्य में जो फ्यूचर हमारी जनरेशन हो पा रही उसके लिए वो इस्तेमाल लायक बचा रहे। तो दोस्तों यहां पर एक जो लूप होल जो समझ में आ रहा वो ये है कि ये अभी सारे, एक तो पहली बात वो सारे साइट की बात कर रहा है कि उसको स्पेसिफिक पीरियड के लिए बिल्कुल खत्म, बिल्कुल एकदम अलग थलग कर देना होगा। तो वही बात आ जाती है, जो आदिम लोग हो गए, जो मवेशियों के लिए जो वेटलैंड पे डिपेंडेंसी हो गई, जो रॉ मटेरियल फूड एटसेट्रा के वहाँ पे डिपेंडेंसी हो गई, उनका क्या होगा? क्या ये व्यवहारिक हो पाएगा? नहीं। भविष्य के लिए तो वो बच जाएगा लेकिन वर्तमान तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये भी अव्यवहारिक बात कही जा रही है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगले स्टेटमेंट में क्या बात कही जा रही है कि कंजर्व, संरक्षण की बात कही जा रही है, ऑल द साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच, जो कि ऊपर भी कहा गया है। लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? एंड अलाउ, और साथ ही साथ में अलाउ करने की बात कही जा रही है। देयर साइमल्टेनियसली, साथ साथ सस्टेनेबल यूज। मतलब एक हाथ पे हमको दोनों काम साथ साथ में करना है। पहला, उसका संरक्षण हमको करते हुए चलना है, दूसरा उसका सस्टेनेबल यूज करते हुए चलना है, ताकि वो भविष्य के लिए भी बचा रहे और वर्तमान में भी हम उसका बेनिफिट उठा पाए। तो ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट है, जो कि इसका सही जवाब भी है, 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। दोस्तों आगे हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात करते हैं। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता क्या है? देखिए, रिकॉर्ड इसके नाम में ही है, ये एक तरीके का रिकॉर्ड होता है। कैसा रिकॉर्ड होता है? तो ये एक रजिस्टर होता है। कैसा रजिस्टर? रजिस्टर होता है जो वेटलैंड साइट, जो रामसर की लिस्ट होती है उसमें जो वेटलैंड साइट होती है उनका रजिस्टर होता है। तो क्या सारी ही की सारी वेटलैंड साइट जो रामसर लिस्ट में है वो इस रजिस्टर में रिकॉर्ड होती हैं? नहीं, सारी नहीं होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं भाई? ऐसी साइट जिनका जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो कि उनका पारिस्थितिकी, जो उनका जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर हो जा रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, हो चुका है, हैव ऑकर्ड, वो उस पे डिस्टर्ब हो चुका है, आर ऑकरिंग हो रहा है,
और लाइकली टू अकर, होने वाला है एज अ रिजल्ट, किस वजह से? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, या दूसरे जो ह्यूमन मानवी जो दूसरे हस्तक्षेप है उनकी वजह से। जो रामसर लिस्ट में जो वेटलैंड है, ऐसे रामसर लिस्ट के ऐसे वेटलैंड जहां पर जिनका जो भी एक इकोलॉजिकल कैरेक्टर वो डिस्टर्ब हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, उनको हम हम इस रजिस्टर में हम इंक्लूड करते हैं और फिर उस रजिस्टर का नाम क्या हो जाता है? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड कहलाता है। दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है कि किस चीज में मदद करता है? ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है प्रायोरिटी साइट कौन सी होनी चाहिए, किस पे तुरंत संरक्षण की जरूरत है, उस पे ये तात्कालिक अटेंशन प्रोवाइड करा देता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। दोस्तों, एक और खास बात, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में जो भी साइट्स हैं वो समय समय पर जुड़ती भी हैं, और भाई अगर खतरा है उसका संरक्षण तुरंत जरूरी है, वो जुड़ेंगी, और प्रॉपर संरक्षण अगर हो गया उसके स्थिति में सुधार हो जाता है, अब वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है, तो उसको उस साइट से निकाल भी दिया जाता है कि हाँ चलिए अब नॉर्मल वो वहां पर हो गया है। क्वेश्चन की बात करें तो ये भी IAS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर सीधा सीधा पूछ लिया गया था कि जो वेटलैंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वो मॉन्ट्रियक्स जो रिकॉर्ड में जो जोड़ा जाता है उसका क्या मतलब होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। पहला ऑप्शन है चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ऑफर्ड, आर ऑकरिंग और लाइकली टू ऑकर, मतलब जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो वेटलैंड के हैं उसमें बदलाव हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है। किस वजह से? मानवीय हस्तक्षेप की वजह से। तो उनको इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। तो अभी हमने जस्ट ये देखा है कि बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। अन्य स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये फिर देखिए, ये होगा, यहां पर बी लिखना था। दूसरे स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। तो इसमें बात कहा जा रहा है कि कंट्री जिसमें उन देश जहां पर वो वेटलैंड है उसमें एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून ला दिया जाएगा कि भाई जो भी मानवीय जो भी वहां पर एक्टिविटी होती है वो 5 किलोमीटर के दायरे तक नहीं होगी, एकदम सब निषेध हो गया, खत्म। तो भाई ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे क्या कहा जा रहा है? सर्वाइवल ऑफ द वेटलैंड डिपेंड ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटी। भाई वेटलैंड के लिए जो कल्चरल और ट्रेडिशन जो सर्टेन कम्युनिटी है वो इंटरलिंक्ड, एक दूसरे की डिपेंडेंसी के लिए वो वेटलैंड का उन जो ट्रेडिशन और जो कम्युनिटी होता है उनके प्रैक्टिसेस पे उनका सर्वाइवल दोनों का एक दूसरे पे डिपेंड होता है। इसलिए जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी होती है उसको खत्म नहीं करना चाहिए। देखिए बात तो सही है, लेकिन दो अलग अलग वेग स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही, बात भी सही, पर इसका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से कोई संबंध नहीं है। आगे क्या कहा जा रहा है कि इट इज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट से तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का अभी हमने पढ़ा भी था, कोई मतलब था नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। IAS प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न था। दोस्तों, भारत की अगर हम बात करते हैं तो 2 साइट जो रामसर कन्वेंशन में जो भी भारत में जितने भी साइट हैं 49 साइट है, उसमें से जो 2 साइट हैं वो वर्तमान समय में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में दर्ज हैं। कौन कौन से? तो केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, और लोकटक लेक कहां पर? मणिपुर में। और इससे पहले जो चिलिका लेक उड़ीसा में मौजूद है वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में दर्ज था, बट बाद में ये वहां से रिकॉर्ड से इसका नाम हटा दिया गया है। प्रश्न की बात करें, SSC MTS 2019 में पूछा गया था कि निम्न में से किस राज्य में भारत के निम्न में से किस राज्य में दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पार्क मौजूद है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मणिपुर। अभी हमने जस्ट देखा मणिपुर में जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में कौन सा जो साइट है, तो लोकटक लेक। तो दोस्तों लोकटक लेक जो मणिपुर में है वहां पर ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जो जितने भी फ्रेश वाटर लेक मीठे पानी के जो लेक हैं दुनिया भर में, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट उनमें ये शामिल होता है।
इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए फेमस होता है, किसके लिए? फुमडीज। दोस्तों फुमडीज होता क्या है? फुमडीज होता क्या है? मास ऑफ वेजिटेशन, सॉइल और जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो इसके ऊपर फ्लोट करते हैं, उनके जड़ एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि ये पूरा एक बहुत बड़ा एरिया बन जाता है और उसके ऊपर कई सारे जीव जंतु इजिली सस्टेन कर जाते हैं। छोटे एग्जाम्पल जैसे हम लोग कभी तालाब वगैरह में देखते हैं जहाँ पे पानी रुक जाता है, काई की मोटी परत हो जाती है, तो चींटियाँ चिड़िया उस पर आसानी से आ जा सकती है। लेकिन फुमडीज जो लोकटक लेक में है, यहाँ पर जो कई सारे जो पेड़ कई सारे जो पौधे होते हैं जो उस पे होते हैं और उनके जड़ इतने मजबूती से वो कनेक्ट हो जाते हैं कि बड़े बड़े उसमें जीव भी आसानी से उस पर चल फिर जाते हैं। हिरन हो गए, वो सारी चीज़ें हो गए। और वही दुनिया का इकलौता जो फ्लोटिंग पार्क है वो वहाँ पर मौजूद होता है। उस फ्लोटिंग पार्क का नाम क्या है? तो उस फ्लोटिंग पार्क का दोस्तों नाम है कैबुल लैमजाओ। मैं लिख देता हूँ, कैबुल लैमजाओ। कहाँ पर मौजूद है? मणिपुर में। मणिपुर में कहाँ? लोकटक झील पे। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न था। दोस्तों आगे हम देखते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट रूल 2017 के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज इसने नोटिफाई इसको किया हुआ है और ये रिप्लेस करेगी किसको? जो 2010 में वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 था, इसको ये रिप्लेस करने के लिए है। कुछ की पॉइंट को अगर देखें तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी इसके बनाने की बात करता है और ये जो प्रत्येक राज्य हो चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो वहाँ पर ये सेटअप इसको किया जाएगा और इसको जो राज्य और यूनियन टेरिटरी उसके जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होंगे, साथ में गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे और रिलेटेड फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, वो सब कंस्टिट्यूट करके इस बॉडी को बनाएंगे और इसका रोल होगा कि ये हेल्प करेगा स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी कंजर्वेशन फॉर वेटलैंड, उसमें ये अपना योगदान देगा। कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज की बात की गई है वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017 में। किसको निषेध करने की बात कही गई है? तो ऐसे एक्टिविटीज को जिससे कि वेटलैंड को नुकसान पहुंचता है। क्या क्या भाई? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड फॉर नॉन वेटलैंड यूजेस, जैसे इंक्रोचमेंट, जो इंक्रोचमेंट किसी भी तरीके का उस पे रोक लगाने की बात कही जा रही है। इंडस्ट्री को अगर बढ़ाने के लिए वेटलैंड का इंक्रोचमेंट होता है तो वो नहीं होना है। वेस्ट जो भी डंप किया जाता है, जो कचरा फेंक दिया जाता है, या अनट्रीटेड जो पानी होता है इंडस्ट्री से निकलता है, नालों से निकलता है, शहरों से, गांवों से जो ये सब निकलता है, जहां पर भी इंसानी जो बस्ती होती है उनके द्वारा उसको अनट्रीटेड वो जो पानी और वेस्ट होता है वो सीधे सीधे डंप कर दिया जाता है वेटलैंड वगैरह में। उससे क्या होता है? वो पूरी पारिस्थितिकी तंत्र धीमे धीमे नष्ट हो जाती है। तो इन एक्टिविटी को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है इन वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 में। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और जोड़ी जा रही है कि डिजिटल इन्वेंट्री बनाया जाएगा सभी वेटलैंड के लिए और ये मैंडेटरी कंपलसरी रहेगा। इसमें क्या होगा कि भाई 6 महीने के अंदर में इसको नोटिफाइड कर देना है इस लिस्ट को। दूसरी बात है हर 10 साल में इसको अपडेट करना होगा। इससे फायदा ये रहेगा, पता रहेगा कि जो भी संरक्षण के कदम उठाए जा रहे हैं कितने प्रभावी हुए हैं, साथ ही साथ में नए जो भी खतरे हुए हैं उससे क्या दुष्प्रभाव हुआ है, तो इसमें मदद मिलेगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें नेशनल वेटलैंड कमिटी बनाने की बात कही गई है, जिसका काम क्या होगा? एक ये एडवाइजरी बॉडी की तरीके से काम करेगा जो कि केंद्र सरकार को एडवाइस करेगा कि वो जो भी पॉलिसी एक्शन प्रोग्राम करते हैं वो जो आर्द्र भूमि होता है उसके संरक्षण और उसके बौद्धिक इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए वो हो। दोस्तों 2010 और 2017 का ये जो दोनों रूल बना था वो ध्यान में रख के बनाया गया था कि जो वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण हो और साथ ही साथ में उसको मेंटेन किया जाए ताकि वो भविष्य में
वो बने रहे, उसका सस्टेनेबल यूज बना रहे। जो नया रूल है उसमें कोई भी अथॉरिटी जो बाइंडिंग हो, किस पे, स्टेट जो वेटलैंड अथॉरिटी है उस पर कोई भी बाइंडिंग डायरेक्शन इशू नहीं किया जा सकता किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, इसकी भी बात कही गई है, ताकि जो वेटलैंड कंजर्वेशन है उसको करने पर स्टेट पर कोई भी बाध्यता न हो। आगे दोस्तों बात कही जा रही है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ खामियां भी हैं इस पॉलिसीज में, तो कुछ चुनिंदा खामियों, चुनिंदा चैलेंजेस को हम देखते हैं। तो जो 2010 का जो रूल था वहां पे कुछ टर्म्स जो आर्द्र भूमि वेटलैंड से संबंधित है उसको अलग से डिफाइन किया गया था। कौन कौन से टर्म? नेचुरल ब्यूटी, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल वैल्यू। दोस्तों इन टर्म को एक्सप्लिसिटली यूज करने से क्या होता है, जो वेटलैंड, जो आर्द्र भूमि होती है, इसकी परिभाषा में व्यापकता आ जाती है, समृद्धि हो जाता है, इसका दायरा बढ़ जाता है। पर 2017 में ये सारे टर्म को हटा दिया गया। इससे क्या होता है, जो वेटलैंड होते हैं, जो आर्द्र भूमि होती है, उसकी परिभाषा में संकुचन होता है, निश्चित तौर पर परिभाषा में संकुचन होगा। तो जो उनके संरक्षण पे, जो भी वेटलैंड पे ध्यान देना होगा, तो जब वेटलैंड उस पर कमी जरूर आएगी। ये एक चैलेंज है। इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जो साल्ट पैन, जहाँ पर नमक, जो ऐसा जो एरिया जो थोड़ा सा गहरा हो जाता है समुद्र के किनारे, समुद्र का पानी वहाँ पर रुक जाता है, फिर सुखाया जाता है या नेचुरली आर्टिफिशियली दोनों तरीके से, और नमक बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है वेटलैंड, ये जो साल्ट पैन होता है, क्योंकि वहाँ पर माइग्रेटरी स्पीशीज, बर्ड, ये सब वहाँ पर रुकते हैं। तो ये 2010 की परिभाषा में तो ये इंक्लूडेड थे वेटलैंड में, बट 2017 में इसको हटा दिया गया। सबसे बड़ा नुकसान इससे क्या होगा कि ये जो साल्ट पैन है ये वेटलैंड की तरीके से तो हैं, लेकिन इनके संरक्षण या इकोलॉजिकल बैलेंस, इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं रहेगी। मतलब अगर ये संकटप्रद हुए तब भी इसके कंजर्वेशन पर, इसके संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इस न्यू पॉलिसी में। देखते हैं सरकार और दूसरे जो सिविल बॉडीज होते हैं किस तरीके से इस पर पार पाते हैं। ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अपनी राय आप इस पर जरूर दीजिएगा। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो ये IAS प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से कौन 1, 2, 3, सिर्फ 3 या तीनों स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो रामसर कन्वेंशन था उसके तहत ये कंपलसरी, मैंडेटरी हो जाता है गवर्नमेंट की तरीके से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि जितने भी वेटलैंड भारत के सरहद में है उन सभी को आप मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो जहां पहला स्टेटमेंट गलत हुआ वहां ऑप्शन ए देखिए गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया, बचता है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इसका मतलब कि जो थर्ड स्टेटमेंट है ये दोनों में कॉमन है, तो ये तो सही ही सही है। अब देखना है स्टेटमेंट 2 इसके बारे में सही है या गलत है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, तो द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 जो सरकार ने बनाए थे वो रामसर कन्वेंशन के जो रिकमेंडेशन है उस पर बेस करके सरकार ने बनाए। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सरकार ने अपने स्थानीय ज़रूरतें, स्थानीय चैलेंजेस, अपने पॉलिटिकल और जो भी इन्वायरमेंट होता है, पॉलिटिकल, लोकल, एथिकल, उन इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, अपनी ज़रूरतों को, एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए इन रूल्स का डिज़ाइन किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ऑप्शन सी, थर्ड स्टेटमेंट, ये सही होगा। ये 2019 में पूछा गया था। दोस्तों ये कंप्लीट लिस्ट है फरवरी 2022 तक की जो भारत में रामसर साइट मौजूद है उनकी। टोटल कितने साइट मौजूद हैं? टोटल 49 है और ये 49 के 49 साइट की ये लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। तो एक तरफ साइट है, दूसरी तरफ वो किस स्टेट में है। इस पे मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि ऊपर के 7 जिसमें से कि ये 2022 में जोड़े गए हैं और ये 2021 में जोड़े गए हैं, इन सबको आप अलग से गूगल ज़रूर करिएगा और विशेष तौर पर इन दोनों को, ताकि थोड़ा सा आपको और गहरी जानकारी इनके बारे में मिले, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग
ज़रूर पूछ सकते हैं कौन कौन से इसमें रामसर साइट में है, इस तरीके का आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे। बहरहाल अब मैं सिर्फ लिस्ट को जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा। पहला, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? गुजरात में। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, हैदरपुर उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में। बिंदवास हरियाणा में। थोल लेक वाइल्ड लाइफ गुजरात में। वाधवाना गुजरात में। अष्टमुदी केरल में। बियास पंजाब में। भितरकनिका उड़ीसा में। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, चिल्का झील उड़ीसा में। दीपौर बील असम में। ईस्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में। हरिके वेटलैंड पंजाब में। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में। कंजली पंजाब में। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में। लोकटक लेक मणिपुर में। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में। नंदूर मधामेश्वर महाराष्ट्र में। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। पार्वती आगा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश में। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में। रोपर वेटलैंड पंजाब में। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में। समान बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। समसपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। सांबर झील राजस्थान में। सांडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। और लास्ट जो पेज ऑफ लिस्ट है, सरसाई नावर झील उत्तर प्रदेश में। सास्थम कोट्टा लेक केरला में। सुरिनसर मनसर लेक जम्मू कश्मीर में। सोमोरिरी लद्दाख में। अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश में। वेम्बनाथ कोल वेटलैंड केरला में। वुल्लर लेक जम्मू कश्मीर में। सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में। असन बैरेज उत्तराखंड में। कानवर लेक या जिसको कबाल ताल भी कहते हैं बिहार में। लोनार लेक महाराष्ट्र में। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में। और सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये जो है ये लद्दाख में। तो दोस्तों ये कंप्लीट 49 वेटलैंड जो अभी मौजूद है भारत में उनका लिस्ट है। वीडियो को चाहे आप पॉज करिएगा या इसका PDF टेलीग्राफ जो ग्रुप है उसमें अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। 2 बार 3 बार आप इस लिस्ट को जरूर पढ़ें। ऊपर के जो 7 ये जो शुरुआत के जो 7 हैं इनमें विशेष तौर पर ऊपर के 2 और नीचे के 5, इसको आप अलग से थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिएगा। ये पूछे जा सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो SSC CPA 2019 में पूछे गए सवाल है कि निम्न में से कौन सा लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड भारत में है? दिए गए ऑप्शन में पुलिकट लेक, सुंदरबन, अपर गंगा रिवर, वेम्बनाथ कोल। तो सही जवाब क्या होगा? सुंदरबन। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। और ये काफी मिक्स कर जाता है उधर साइड में। इसके बाद उत्तर प्रदेश PCS प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से वेटलैंड है जिसको रामसर साइट में इंक्लूड किया जाता है? चिल्का लेक, वुल्लर लेक, केवलादेव, लोकटक। अभी जस्ट हमने पूरी लिस्ट को पढ़ा है और ये चारों ही उसमें इंक्लूडेड हैं। ये अभी रिसेंटली जो 66वीं बिहार PCS का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें यह सवाल पूछा गया है कि बिहार का जो पहला रामसर साइट जो था वो कहां लोकेटेड है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बेगूसराय। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।